हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का पोर्शन, चैप्टर नंबर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब चैप्टर नंबर 16 देखने के बाद तो पहले यही सवाल आएगा कि 16 क्यों, चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इधर के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो मैं पढ़ाऊँगा, आप पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा बोर हो जाएंगे और शुरू में ही बोर होने लगेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बोर तो वैसे नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी आप हो ही जाएंगे, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ दिमाग ही लगाना है। इसलिए हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जैसा मैं करता हूँ अक्सर, जो पढ़ा रहा हूँ वही आप पढ़िए, आपके लिए अच्छा है। तो चैप्टर नंबर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन क्या है सब जानते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं डाइजेशन होता क्या है, इसकी थोड़ी सी सोल को समझते हैं। तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स बोले तो पॉलीमर, पॉलीमर मतलब बहुलक को आप मोनोमर में तोड़ते हैं, वो डाइजेशन है। और आप इतना तोड़ते हैं कि उसको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। बॉडी को तोड़ के क्यों देते हैं? तो किसी भी सिस्टम को चलने के लिए उसको ज़रूरत होती है एनर्जी की। तो हमारा जो फूड है वो एक प्रकार का फ्यूल है। अगर अपने बॉडी को एक सिस्टम के रूप में देखें तो जो फूड है वो फ्यूल है, उसके लिए फ्यूल का काम करता है। उसकी सारी भी प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी जो है वो फ्यूल से आती है। जैसे हमारी मोटरसाइकिल है या 4 व्हीलर की गाड़ी है, तो उसमें बिना फ्यूल के नहीं चलेगी। उसमें पहले फ्यूल डालिए, उसके बाद उसमें एनर्जी बनेगी, उसी एनर्जी से वो आगे बढ़ेगा। कुछ ऐसी हमारी बॉडी भी है। अब इसके फ्यूल क्या क्या हैं पहले तो ये सुन लेते हैं। इसके फ्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, कभी कभी प्रोटीन भी, ये इसके फ्यूल हैं। कुछ विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और वाटर भी हैं। ये तीनों एनर्जी नहीं देते हैं, ये एनर्जी को बनने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनसे खुद से एनर्जी नहीं आती है। तो ये हमारे फ्यूल हैं। आगे देखेंगे ये करता क्या है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा बॉडी है, बॉडी में जो फैट होता है, प्रोटीन होती है, जो हमारा फूड है उसमें फैट है, प्रोटीन है, टू गिव अस एनर्जी। जो फ्यूल है ये एनर्जी देता है टू मेक अ न्यू सेल, न्यू बॉडी सेल, आपके बॉडी में नई नई सेल्स को बनाता है। टू फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, ये जो है डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है। जैसे इस समय भी कोरोना वायरस खूब चल रहा है, तो आपको गाइडलाइन जारी की जाती है। वैसे गाइडलाइन में तो नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कि आपको भूखे नहीं रहना है। भूखे रहने का मतलब है कि आप जो व्रत रखते हैं वो बीच में ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी को फ्यूल कम मिलने लगता है। तो ऐसे में जो इम्यून सिस्टम है वो काम स्लो करने लगता है, तो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं किसी भी चीज़ से। वैसे तो आप बच भी सकते हैं, आपकी WBC उसे मार गिरा देगी, लेकिन जब WBC कम काम करेगी, जब आप फ्यूल कम दिए होंगे उसको, तो वो जो है थोड़ा सा वीक हो जाती है। और क्या करता है फूड, फूड और ऑक्सीजन। तो फूड का होता है ऑक्सीडेशन आपके बॉडी के अंदर, और उससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। फूड का होता है ऑक्सीडेशन, आप केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। जब किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ भी हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, और फूड जो लिए होते हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी को हम आगे जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं। आगे ये है कि आपका जो बॉडी है ये एक सिस्टम के रूप में है, और जो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं जाता है।
इक्विलिब्रियम कहने का एसेंस है कि जब इक्विलिब्रियम में जाता है कोई चीज़ तो उसमें जो बाहर है जैसा वैसे अंदर भी हो जाता है, वो एक दूसरे के बराबर हो जाता है। बाहर ठंडी है तो आपकी बॉडी भी ठंडी हो जाए, बाहर गर्मी है तो आपकी बॉडी भी गर्म हो जाए। तो हमारा बॉडी जो है ये एक कभी इक्विलिब्रियम में नहीं जाता है, इसकी एंट्रोपी हमेशा नेगेटिव होती है, इसकी एंट्रोपी हायर लेवल पे होती है। ये बार बार डिसऑर्डर रहता है, चीज़ें उसको सिस्टम, हमारी बॉडी का सिस्टम ऑर्डर वे में करना चाहता है। अगर आप एंट्रोपी नहीं जानते हैं तो केमिस्ट्री में जानेंगे। वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की ज़रूरत क्यों है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है। तो हमें फूड की ज़रूरत इसलिए है, हमें एनर्जी चाहिए, इन्फेक्शन से बचना है, बॉडी को ग्रोथ करना है, इसलिए हमको फूड चाहिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं अपने आगे चैप्टर को। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिस रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको फूड चाहिए, उनका बेसिस रिक्वायरमेंट है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड इज़ अ कार्बोहाइड्रेट्स, जो हम लोग खाते हैं। आप किसी भी एक टाइम का अपना फूड देख लीजिए, आप रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, तो रोटी और चावल में कार्बोहाइड्रेट है, सब्जी में भी कुछ है कार्बोहाइड्रेट है, दाल में भी कुछ कार्बोहाइड्रेट है। दाल चाहे अरहर की हो या मटर की हो, पूरा का पूरा प्रोटीन नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंटेज में प्रोटीन पाया जाता है। तो ज़्यादातर चीज़ें उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटीज़। आपको विटामिन्स और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है थोड़ी मात्रा में, ताकि बहुत सारे रिएक्शंस के लिए जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। कैटलिस्ट आप जानते होंगे। एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत थोड़ी मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। फूड आपको एनर्जी देता है, ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ करवाता है, रिपेयर ऑफ टिश्यू, और कहीं पे बॉडी में कोई भी टिश्यू टूट रहा है तो उसको मरम्मत के रूप में यूज होता है। द वाटर वी टेक इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। वाटर एनर्जी खुद तो नहीं देता है, लेकिन वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, और आपके बॉडी में वाटर की कमी ना हो इस चीज़ को मेंटेन करता है। डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी जब होती है उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, या वहीं वाटर कहीं से रिलीज होता है, केमिस्ट्री में देखेंगे तो वहाँ डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो कहीं से वाटर निकलता है। हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन का मतलब है कि पानी की कमी हो जाना। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी। बायो मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल मतलब जो मॉलिक्यूल बड़ा है, बड़ा मॉलिक्यूल मतलब पॉलीमर, जैसे कि स्टार्च, आलू है, पोटैटो है, तो ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है क्योंकि ये पॉलीमर है। और हमारी बॉडी पॉलीमर को यूज नहीं कर सकती, उसको चाहिए मोनोमर। मोनोमर बोलते हैं उसको, पॉलीमर की जो यूनिट होती है उसको मोनोमर बोलते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा समझना चाहें तो मैं ऐसे बताऊंगा, जैसे आप कोई एक माला पहनते हैं तो माले की एक एक बीट्स जो उसमें गुड़िया लगी हुई है वो पूरा माले को बना देती है। तो माला हो गया आपका पॉलीमर, उसमें जो एक एक बीट्स लगी हैं, गुड़िया लगी हैं, वो हो गई मोनोमर। तो हमारी बॉडी जो है वो पॉलीमर्स को यूज नहीं कर सकती है, वो मोनोमर्स का ही यूज करती है। दे हैव टू बी ब्रोकन, अब यूज करती है मोनोमर तो उसको चाहिए टूटा हुआ पार्ट, और तोड़ने की जिम्मेदारी लेता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसको कन्वर्ट करता है सिंपल सब्सटेंस में, इट मीन्स मोनोमर्स में, और वो करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस प्रोसेस ऑफ conversion of complex food substance to simple absorbable form is called digestion। ये आपकी डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, जो कि पॉलीमर्स है, चेंज करता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, उसको इतना सिंपल कर देता है, मोनोमर्स में चेंज कर देता है, जो कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है इंटेस्टाइन के द्वारा, इंटेस्टाइन में विलाई के द्वारा, और इसी को कहते हैं डाइजेशन। एंड इज़ कैरीड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम
बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड, और ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम करता है मैकेनिकल और केमिकल मेथड के द्वारा। मैकेनिकल मेथड में वो आता है जैसे आप हाथ से फूड को तोड़ते हैं, फिर माउथ में लग के मास्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, उसके बाद इंटेस्टाइन में आइसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक में भी चर्निंग मूवमेंट होता है और उसको पीसा जाता है, फिर पेस्ट बन जाता है। तो ये सब मैकेनिकल में आएगा। उसके आगे जो उसमें डाइजेस्टिव जूस मिलाए जा रहे हैं और उसको वो उसके बॉन्ड्स को तोड़ रहा है, छोटे छोटे उसके बॉन्ड्स को तोड़ रहा है, तो वो आएगा केमिकल मेथड। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन द फिगर। तो आप थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम को आप फिगर में देखेंगे आगे। डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटिव ग्लैंड। बस यही इतनी आपकी डेफिनेशन है। एलिमेंट्री कैनाल आपके माउथ से शुरू होती है, ध्यान देना, आपके माउथ से शुरू होती है और एनस पे जाके ख़त्म होती है। तो मतलब एलिमेंट्री कैनाल के कई सारे पार्ट हैं। माउथ, फेरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो गए। एसोसिएटिव ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, ये आपके एसोसिएटिव ग्लैंड्स हो गए। तो ये पूरा मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ। एलिमेंट्री कैनाल की जो शुरुआत होती है माउथ से होती है, एंड इट ओपन आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस, और ये पीछे की तरफ एनस से ओपन होती है, कह लीजिए समाप्त होती है। द माउथ लीड्स टू अ बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ शुरुआत करता है एक कैविटी की, जो हमारे जिसको आप मुंह कह सकते हैं। तो जो अंदर की कैविटी है, जो अंदर की जगह है, द माउथ लीड्स, उसकी शुरुआत आपका माउथ करता है, बक्कल कैविटी की शुरुआत। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ, और आपकी जो ओरल कैविटी है माउथ में, वो उसमें टीथ भी रखे होते हैं, एंड मस्कुलर टंग, और मसल्स की बनी हुई टंग होती है। ईच टीथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जा बोन। तो नीचे का जो आपका जबड़ा है, जबड़े की जो ये हड्डी है, जो बोन है, ये जो टीथ हैं उसमें जाके धंसे हैं, उस हड्डी में जाके धंसे हैं, ऐसे ऊपर कहीं नहीं रखे हैं। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट, ये जो आपकी नीचे वाली बोन है जाकी, जबड़े की, उसमें जाके जो टीथ लगे हुए हैं, इसी को बोलते हैं थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब होता है गर्तदंती, गहराई से दांत का आना थिकोडोंट कहलाता है। इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको थिकोडंटी बोलते हैं, थिकोडोंट बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, ज़्यादातर मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आता है, फॉर्म 2 सेट ऑफ टीथ। इसमें 2 बार दांत आते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ, उनकी पूरी लाइफ में। अ सेट ऑफ टीथ टेम्पोररी मिल्क और डिसोडियस टीथ। पहला जो आता है वो मिल्क टीथ, दूध का दांत होता है। डिसोडियस होता है जो बाद में झड़ जाता है। और उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ, जो कि आपके कह लीजिए टिल द लाइफ, आपके पूरे जीवन भर रहता है, जीवन भर रहेगा अगर आप उसकी सुरक्षा करेंगे तभी। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। और किसी की बॉडी में अगर 2 बार दांत आते हैं तो उसको बोलते हैं डाई मतलब 2, डाइफायोडोंट, तो 2 बार उसको दांत आते हैं अगर, जैसे कि मैमल्स हो गए, ज़्यादातर मैमल्स में, तो उसको डाइफायोडोंट कहते हैं। किसी के बॉडी में अगर एक ही बार दांत आता है तो उसको मोनोफायोडोंट बोलते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन, आगे आप डाइजेस्टिव सिस्टम देख लीजिए एक बार। अगर हम देखें तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत हो गई माउथ, फेरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। फिर शुरुआत हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ती है सीकम से, और सीकम के बाद कॉलॉन होता है। कॉलॉन के 3 पार्ट होते हैं, जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग कॉलॉन, जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफरली मूव कर रहा है उसको ट्रांसवर्ट कॉलॉन बोलते हैं। जो ऊपर से फिर नीचे की तरफ आ रहा है उसको डिसेंडिंग कॉलॉन बोलते हैं। और उसके बाद एक थोड़ा सा
होता है सिग्मोइड कॉलन बोलते हैं, लास्ट वाला पोर्शन है जो जाके रेक्टम से जोड़ता है, टेढ़ा होता है। और रेक्टम, उसके बाद रेक्टम होता है, रेक्टम के बाद एनस होता है। एसोसिएटिव ग्लैंड्स में आप देखेंगे तो ऊपर माउथ के पास है ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें थ्री पेयर्स में ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्लैंड, सब लिग्वल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये 3 हैं जो कि पेयर्स में होती हैं, तो 6 ग्लैंड्स हो जाती हैं। और उसके बाद होता है लीवर और पैनक्रियाज। तो ऊपर हम लोग देख लेते हैं नीचे। अब आगे, हैज़ 32 परमानेंट टीथ। जो एडल्ट ह्यूमन है उसमें 32 दांत होते हैं परमानेंट टीथ। व्हिच आर द 4 डिफरेंट टाइप, जो कि 4 अलग अलग तरह के होते हैं। और किसी के बॉडी में अलग अलग तरह के दांत हैं तो उसको हेट्रोडोंट बोलते हैं। हेट्रो, होमोडोंट होता है जैसे फिश वगैरह में होते हैं, एक ही तरह के दांत होते हैं। हेट्रोडोंट जिनके पास अलग अलग तरह के दांत हों। तो जो सबसे आगे की तरफ होता है, जो बच्चों में सबसे पहले आता है, उसको इंसीजर्स बोलते हैं। उसके बगल वाला जो फाड़ने का काम करता है, आपने इसको 10th में पढ़ा होगा, कैनाइन्स बोलते हैं। और उसके बगल प्रीमोलर जो कि पीसने का काम करता है, उसके बाद वाला मोलर। और इसी तरह से इनका अरेंजमेंट भी होता है। टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जा इन द ऑर्डर्ड इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। कह रहा है कि किसी एक जबड़े को ले लीजिए, चाहे नीचे चाहे ऊपर, उसके आधे को देखिए तो उसमें पहले इंसीजर दिखेगा, आप देख सकते हैं अपने जबड़े में ही। उसके बाद कैनाइन दिखेगा, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। ये आप किसी एक जबड़े के ऊपर या नीचे के आधे पोर्शन को देखेंगे बीच से होकर। तो इसका डेंटल फार्मूला बनता है 2 1 2 3। ये ऊपर वाला जो लिखा है, इसका मतलब आप अगर ऊपर वाले जबड़े का आधा, नीचे जो लिखा है उसी साइड नीचे के जबड़े का आधा, 2 1 2 3। तो ये जो दिया गया है ये एडल्ट का है। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ द इनेमल। और जो आपके टीथ का वाइट वाला पार्ट है, जो सबसे सफ़ेद पार्ट है, उसको इनेमल बोलते हैं। दांत के ऊपर सफ़ेद जो पोर्शन है उसको इनेमल बोलते हैं। और ये आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है इनेमल। और दांत जैसे जितना मजबूत ऊपर से दिख रहा है उतना पूरा दांत नहीं है। वो इनेमल जब धीरे धीरे हट जाता है, किसी का टीथ परमानेंटली उसको क्लीन नहीं करता है, उसकी हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करता है, तो धीरे धीरे ख़राब होता जाता है इनेमल। और फिर उसके दांत में पानी लगने लगता है। पूरा दांत आपका उतना स्ट्रांग नहीं जितना दिखता है, वो इनेमल के कारण है। तो थोड़ा सा दांत के बारे में, टीथ के बारे में और देख लेते हैं। टीथ के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जबड़े में इंसीजर्स, उसके बाद कैनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर दिखाए गए हैं। ये देखिए, इधर लेफ़्ट हैंड साइड में बच्चे का टीथ है और राइट हैंड साइड में एक एडल्ट का टीथ है। कलर के अकॉर्डिंग भी दिखाया गया है, इंसीजर कौन है, कैनाइन कौन है, प्रीमोलर कौन है और मोलर कौन है। इसको दिखाने का मेरा मेन पर्पज़ ये था कि जो यहाँ देखिए, यहाँ भी दिखाया गया है, आपके आधे जबड़े का दिया हुआ है। तो ये फार्मूला बेसिकली आप इस तरह से फार्मूला लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ये भी दिखा दे रहे हैं आई मतलब इंसीजर 2/2, तो 2 होते हैं आपके जब ऊपर वाले जबड़े के आधे पोर्शन में, और 2 होते हैं आपके नीचे वाले जबड़े के आधे पोर्शन में। कैनाइन एक ऊपर वाले जबड़े के आधे पोर्शन में और एक नीचे वाले जबड़े के आधे पोर्शन में। उसी प्रकार से प्रीमोलर और मोलर है। तो आपका फार्मूला हो जाता है आई 2/2, सी 1/1, पी एम 2/2, एम 3/3। बाहर ब्रैकेट लगा के गुणे 2, मतलब आप जब इसको ऊपर और नीचे लिख लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 3 8, 8 ऊपर 8 नीचे, 2 से गुणा करेंगे 16 ऊपर 16 नीचे, कुल 32 टीथ आपके बन जाएंगे। वो जो मैं दिखाया था उस बच्चे वाला, उसको दिखाने का मेरा मकसद ये था कि जो बच्चे के दांत का डेंटिशन फार्मूला होता है वो
होता है, जैसे यहाँ 2 1 2 3 है, तो उसके बच्चे के दांत के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा 2 1 0 2। मतलब बच्चे के दांत में कौन सा टीथ नहीं है, वो नहीं है प्रीमोलर। आप उसके टीथ को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि मोलर नहीं है, प्रीमोलर है, लेकिन ये सही नहीं है। बच्चे की टीथ में नहीं होता है तो वो प्रीमोलर। तो इसलिए इसका फार्मूला बनेगा 2 1 0 2। टू इसलिए बाद में कह रहा हूँ क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला टीथ है जिसको विजडम टीथ बोलते हैं वो 28 29 की एज में आता है, उसको विजडम टीथ बोलते हैं। विजडम मतलब अक्लदाड़। ये माना जाता है कि आप उसकी उम्र उतनी उम्र के हो गए हैं तो आपको अक्ल आ गई है, इसलिए उसको अक्लदाड़ बोलते हैं, विजडम टीथ। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प्स इन द मैस्टिकेटिंग ऑफ फूड। तो जो टीथ के हार्ड पार्ट हैं जिसको इनेमल बोलते हैं वो हेल्प करता है फूड को चबाने में। द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर आर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेन्यूलम। जो टंग है वो फ्री मूव करने वाली मस्कुलर एक आर्गन है आपके बॉडी का, और जो आपके बॉडी में ओरल कैविटी के फ्रेनुलम से अटैच होती है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैप्लिया। आपके टंग का जो ऊपरी भाग है उसमें पीछे वाला पार्ट, आपके टंग के ऊपरी भाग में पीछे के पार्ट भी शेप में कुछ उभार होंगे, बड़े बड़े उभार होंगे, जहाँ पर फिंगर ले जाने पर ओमेटिंग जैसा होने लगता है तो उसको पैप्लिया बोलते हैं। सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड, और पूरे टंग के ऊपर अलग अलग पार्ट पर टेस्ट बड होते हैं जिसको आपने 10th में पढ़ा है, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करते हैं। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फैरिंग्स विच सर्व एज कॉमन पैसेज ऑफ द फूड एंड एयर। ओरल कैविटी फिर शुरुआत करती है फायरिंग्स की आगे की तरफ। फायरिंग्स क्या है? फायरिंग्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, कॉमन पैसेज है जहाँ पर एयर भी आके मिलती है और आपका फूड पाइप भी जाके मिलता है, तो उसको बोलते हैं फायरिंग्स। द आइसोफैगस एंड ट्रैकिया। तो आइसोफैगस पीछे की तरफ से, मतलब कि जो फूड की नली है माउथ की तरफ से नहीं, स्टमक की तरफ से आइसोफैगस आके मिलता है, और फेफड़े में से जो ट्रैकिया आता है भिंड पाइप वो भी आके मिलता है, तो उसको बोलते हैं फैरिंग्स। ओपन इनटू द फैरिंग्स, ये सब आके फैरिंग्स में ओपन हो जाते हैं। अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड इपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस नाम होता है ओपनिंग ऑफ द बिंड पाइप, जो आपके लंग्स के लिए बिंड पाइप की ओपनिंग है उसका नाम है इपिग्लॉटिस, और उस पर एक फ्लैप, एक ढक्कन जैसा होता है जो बंद कर देता है, उसको बोलते हैं इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है जो ग्लॉटिस को बंद कर देता है जब आप फूड किसी चीज़ को निगलते हैं, तो वो बचा लेता है कि फूड जो है बिंड पाइप में ना जाए। कभी कभी आप निगलते समय, खाते समय कुछ बोलते भी रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो फूड पाइप में भी जाने की कोशिश अगर करता है तो बहुत तेज़ आपको खांसी आ जाती है, ताकि इतना तेज़ प्रेशर देता है कि वो फूड ताकि बाहर निकल जाए। ड्यूरिंग सॉलोइंग ये काम होता है जब आप कुछ निगल रहे होते हैं। द आइसोफैगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच इज extend posteriorly passing through neck, thorax, diaphragm and leads to J-shaped bag। जो आपका आइसोफैगस है, ये जो नली होती है फूड की, जो फायरिंग्स से जुड़ी है और पीछे की तरफ स्टमक से जुड़ी है, उस पाइप को बोलते हैं आइसोफैगस। इसमें छल्ले होते हैं आइसोफैगस में बोन्स के, आप यहाँ अपने नेक के पास टच करके देख सकते हैं। ये कहाँ क्या पास करता है? आपके नेक से पास करता है, थोरैक्स आपके चेस्ट वाले रीजन से पास करता है, डायफ्राम, डायफ्राम एक पार्ट है जो लंग्स को जोड़े रहता है, और एक डोम जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये आपके लंग्स से ऐसा जुड़ा होता है जैसे कि कांच की दो भीगी प्लेटें हों, भीगी प्लेटें, तो आपस में उनको चिपका दीजिए तो आप उसको सरका तो सकते हैं लेकिन एकदम से ऊपर से उठा नहीं सकते,
सरक जाएगा एक दूसरे के ऊपर। या दूसरा, आप जैसे आप नहा रहे होते हैं, साबुन आपका काफ़ी पतला हो गया हो और फर्श पे गिर जाए, तो आपको सरका तो सकते हैं लेकिन उठा नहीं सकते। सरका के कहीं से गैप पाएंगे तो उठा लेंगे। कुछ ऐसे ही जुड़ा होता है ये डायाफ्राम। तो इसी के कारण जो है लंग्स ये एक्सपैंड और रिलैक्स होता है और एक्सपैंड करता है उसी डायाफ्राम की मदद से। ये आपका आइसोफेगस जाके मिलता है स्टमक से, जो कि जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जाके मिलता है स्टमक से। लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, अ मस्कुलर स्फिंक्टर रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द आइसोफेगस इनटू द स्टमक। तो स्टमक में एक पाइप जो जाके मिल रहा है आइसोफेगस, तो जहाँ मिलता है वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर बोले तो एक रेगुलेट करता है फूड को कब जाने देना है और कब उसको वापस नहीं आने देना है, तो इसको बोलते हैं स्फिंक्टर। आपको एक और वर्ड मिलेगा इसी में जब आप पढ़ रहे होंगे बायोलॉजी, वाल्व। तो स्फिंक्टर और वाल्व में अंतर ये होता है, स्फिंक्टर कभी कभी उसको जिस तरफ से जा रहा है उसके बैकवर्ड में भी फ्लो हो जाता है फूड जब आपको ओमेटिंग होती है, लेकिन वाल्व कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने देगा, ध्यान रखना। रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द आइसोफेगस, तो ये स्फिंक्टर को हम लोग देख लेते हैं, स्टमक के पास मिलेगा। ये आइसोफेगस जहाँ जाके मिल रहा है स्टमक से, ये यहाँ पर ये स्फिंक्टर होता है। आगे देखेंगे, द स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द आइसोफेगस इनटू द स्टमक। तो वो फूड को रेगुलेट करता है वो स्फिंक्टर कि स्टमक में जब जाए तो वापस ना आए आसानी से। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो स्टमक है बॉडी में आपके कहाँ होता है, तो आपके ऊपर वाले पार्ट में बाएं साइड, लेफ्ट हैंड साइड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड होता है। पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, आपके एब्डोमिनल वाले रीजन में, पेट वाले रीजन में। हैज़ 4 मेजर पार्ट, और स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। कार्डियक पोर्शन इनटू विच द आइसोफेगस ओपन। कार्डियक उस पोर्शन का नाम है जहाँ पर आइसोफेगस जाके ओपन हो रहा है, और कार्डियक इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये हार्ट के काफ़ी करीब होता है, हार्ट के पास होता है। फंडिक पोर्शन, फंडिक रीजन होता है ऊपर वाला रीजन, जहाँ पर जाके तो गैस वैस जो थोड़ा सा फूड में रह जाता है वो जाके इकट्ठा होता है, तो फंडिक वाला रीजन है। बॉडी मेन सेंटर रीजन, बॉडी जो है स्टमक का मेन रीजन है। एंड पाइलोरिक, वो लास्ट वाला पोर्शन जो होता है स्टमक का, उसको पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहीं पर एक और इंस्फिंक्टर होता है जिसको पाइलोरिक इंस्फिंक्टर भी बोलते हैं। वो रेगुलेट करता है फूड जो जा रहा है चाइम के रूप में, चाइम बोलते हैं उसको, जब वो एकदम पेस्ट जैसा हो जाता है तो वो वापस ना आए स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर से स्टमक में ना आए, इसलिए इसमें एक इंस्फिंक्टर होता है जिसको पाइलोरिक इंस्फिंक्टर बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में बांटते हैं। जो पहला पार्ट है जो कि ऐसे सी के रूप में टेढ़ा होता है उसको डियोडिनम, लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन को जिजनम बोलते हैं, एंड हाईली क्वाइल्ड लास्ट वाले पोर्शन को इलियम बोलते हैं। तो डियोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एंजाइम आके गिरते रहते हैं, क्योंकि यहीं पर आपके लीवर से और आपके पैनक्रियाज से जो डक्ट निकलती हैं यहीं पर आके जुड़ी होती हैं डियोडेनम में ही। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस गिरते रहते हैं। अ लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन, इसको जिजनम बोलते हैं। जिजनम नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि जब भी कभी डेड बॉडी मिलती है, चाहे वो अभी खाना खा के तुरंत ही क्यों ना मरा हो आदमी, लेकिन जब भी मिलती है तो खाली ही मिलती है, इसलिए आप इसका हिंदी मतलब भी देखेंगे तो कुछ ऐसा ही होता है। तो इसका नाम है जिजनम, क्योंकि ये हमेशा खाली ही मिलती है। अब पता नहीं डेथ होने के बाद वो फूड स्लिप कर जाता है, सड़क के जाके इलियम वाले पोर्शन में पहुंच जाता है, और उसके बाद वाले पोर्शन को बोलते हैं इलियम। The opening of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter.
तो मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसको पायलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट है, इसलिए जाके ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। इट कॉन्सिस्ट, तो उसके पास क्या क्या होता है, सीकम, कॉलॉन एंड रेक्टम। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको अभी दिखाया था स्ट्रक्चर में कि जो सीकम वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है, और वो एक तरफ से ब्लाइंड होता है, एक तरफ से बंद होता है, जहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन निकलता है जिसको एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसको वर्मीफोरा अपेंडिक्स भी बोलते हैं। तो सीकम जो है वहाँ पर बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं सिम्बियोटिक, जो हमें भी फ़ायदा देती हैं। वहाँ पर विटामिन बी का वो फॉर्मेशन करती हैं और हमारे डाइजेशन में हेल्प भी करती हैं। इतना नहीं विटामिन डी बनाती हैं सफिशिएंट हो, कुछ हमें फूड से भी लेना पड़ता है, लेकिन वो भी हेल्प करती हैं। तो सिम्बियोसिस बैक्टीरिया वहाँ पर रहती हैं। सिम्बियोसिस रिलेशनशिप बेसिकली वो होता है जिसमें दोनों पार्टी को लाभ हो। वो रहती है हमारे लिए, विटामिन बी बनाती है और हमारा फूड जो हम खाते हैं उसमें से वो फूड लेती है, तो हमें भी फ़ायदा और उससे भी फ़ायदा। ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मी फॉर अपेंडिक्स विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इसकी बात हम कर ही चुके थे क्योंकि ये जो वर्मी फॉर अपेंडिक्स है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, आज हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये ओसेसी अंग बन चुका है। पहले अर्ली ह्यूमन के लिए ये उपयोगी था, जब वो कच्चा मांस खाते थे, कच्ची चीज़ें खाते थे, तो ये उसके डाइजेशन में हेल्प करता था। एराइजेस फ्रॉम द सीकम, और ये सीकम से ही निकली होती है। द सीकम ओपन इनटू द कॉलॉन, और सीकम जो है वो ओपन होता है कॉलॉन में। द कॉलॉन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। असेंडिंग कॉलॉन जो ऊपर जाता है, ट्रांसवर्स कॉलॉन जो ट्रांसवर्ली रन करता है, और फिर डिसेंडिंग कॉलॉन जो ऊपर से नीचे आता है। पार्ट एंड द सिग्मोइड कॉलॉन, और लास्ट में थोड़ा सा जो टेढ़ा होता है सिग्मोइड कॉलॉन होता है। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम, और जो लास्ट वाला पोर्शन है वो जाके रेक्टम में ओपन होता है। विच ओपन थ्रो द एनस, और जो बाहर की तरफ एनस से ओपन हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो एनसीईआरटी का ऐप्स डाउनलोड कर लें और उससे पढ़ाई कर सकते हैं। जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो रहा तब तक बुक नहीं मिल रही है, प्ले स्टोर पे जाएं, एनसीईआरटी लिखें, वहाँ पर ऐप्स आ जाएगा और उस ऐप्स में चैप्टर वाइज पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और ये जो आप पढ़े हैं इसका आप नोट्स बनाते चलेंगे। क्वेश्चन आंसर तो कराया नहीं जाता, आपको भी पता है। क्वेश्चन आंसर आप करेंगे, कहीं पर नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझसे आप कंसल्ट करेंगे। अभी आप व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप करिएगा, उसके बाद कॉल करिएगा। थैंक यू।